जय प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश मीणा यूपीएस झुंझुनू पीयू क्षेत्र माइजा आपका मेरे इस चैनल रॉक स्टार स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय 2 जो भूगोल वाला पार्ट है। उसमें अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 के अंदर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भूमि क्या होती है या फिर भूमि उपयोग कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। उसके बाद भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है उसका केवल 30% भाग ही क्या है, भूमि है। बाकी भाग पे क्या है, पानी ही पानी है। और इस 30% भाग पर जो पृथ्वी है, जो स्थल भूभाग है, उस पर भी आवास योग्य भूभाग नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मतलब भूमि की अलग अलग जलवायु की दशाएं, मौसम की दशाओं के कारण अलग अलग स्थानों पर जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम लोग रहते हैं। वो वहाँ की स्थल आकृति और जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। अब भूमि उपयोग क्या होता है बच्चों? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे हम भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग खेती करने में, पेड़ पौधे लगाने में, खनन मतलब खनिज प्राप्त करने में, सड़कें बनाने में, उद्योग भवन बनाने में, मकान बनाने में, इस प्रकार से भूमि का बहुत सारा उपयोग है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का खनिज कैसा है और वहाँ पर जल की उपलब्धता कितनी आसानी से हो जाती है। इस प्रकार के जो मानवीय कारक हैं वो, जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तो ये जितने भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप की महत्वपूर्ण निर्धारक कारक हैं, ये जहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे वहाँ पे भूमि उपयोग आसानी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होगा। अब स्वामित्व के आधार पर भूमि के दो प्रकार हैं। कितने दो प्रकार हैं? दो प्रकार। एक तो निजी भूमि और एक सामुदायिक भूमि। तो बच्चों, निजी भूमि क्या होती है? निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। मतलब आपकी प्राइवेट, आपका जो मकान है वो आपका निजी भूमि है, आपका खेत। और सामुदायिक, दूसरा दूसरा इसका प्रकार है सामुदायिक भूमि। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपके गांव की ऐसी भूमि होगी जिसमें सभी का अधिकार होगा, तो वह भूमि क्या कहलाती है? सामुदायिक भूमि, जिसका सभी उपयोग कर सकते हैं। अब आता है बच्चों एक महत्वपूर्ण बिंदु है, संसाधन सीमित है जबकि लोगों की आवश्यकताएं अनंत हैं। इसलिए लोगों ने आजकल सामुदायिक भूमि पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। बच्चों, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं जबकि पृथ्वी पर उपलब्ध जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। मतलब एक समय वो खत्म हो जाएंगे। तो इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? संसाधनों पर या सामुदायिक जो भूमि है उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। वर्तमान में आज 2020 चल रहा है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। कृषि और निर्माण संबंधी कार्यों में भूमि का अत्यधिक उपयोग होने लगा है और इस कारण से क्या है, भूमि खराब हो रही है लगातार, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन का मतलब भूमि का अचानक हिलना, मृदा अपरदन मतलब भूमि का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है और लगातार मिट्टी का मरुस्थल में बदलना। अब बच्चों, भूमि संसाधन संरक्षण क्या होता है? मतलब भूमि को बचाना। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, जिससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को रोकना ही क्या कहलाता है बच्चों? भूमि संरक्षण कहलाता है। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वन रोपण करें, भूमि का उद्धार करें, रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग करें और उर्वरकों का सीमित उपयोग करें और उसकी जगह अपन
जैविक खाद का उपयोग करें एवं अतिचारण पर रोक लगाए। इससे ये क्या है, प्रमुख भूमि संरक्षण के तरीके हैं। अब बच्चों भूस्खलन क्या होता है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भूस्खलन आखिर होता क्या है। जैसे सेल, पहाड़ी भूभाग का मलबा तथा ढाल के सारे अचानक नीचे गिरने वाली वृहत मृदा संचलन भूस्खलन कहलाती है। मतलब बहुत सारी एक पहाड़ी है वो अचानक हिल के नीचे गिर जाती है और अचानक वहाँ से मिट्टी नीचे सरक जाती है, यह क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। मतलब जब भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी आते हैं उस समय भूस्खलन आता है। भूस्खलन को रोकने के दो उपाय हैं, एक तो पत्तीदारी दीवारों का निर्माण करना और एक है वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। अब इसके बाद आता है मृदा संसाधन। कौन से संसाधन, मृदा संसाधन। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। बच्चों जो आपकी पृथ्वी है उसके ऊपरी पृष्ठ पर जो दानेदार कण होते हैं उसके आवरण की जो पतली परत होती है ऊपर ऊपर वाली, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई थी और ये हमारी भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। बच्चों जो हमारी मिट्टी होती है उसका निर्माण किससे होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों से प्राप्त जो खनिज होते हैं और जैव पदार्थ होते हैं उनसे होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। बच्चों जिस मृदा के अंदर अधिक से अधिक खनिज होंगे और जैव पदार्थ होंगे वह मृदा उतनी ही क्या होगी, उपजाऊ होगी। अब इसके बाद आपको जानना जरूरी है कि अपक्षय क्या होता है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कोई चट्टान देखी होगी तो उसमें लगातार तापमान बढ़ता है, कभी घटता है, कभी ठंड पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है, तो वो चट्टान क्या है, बिखर जाती है और बिखरने के बाद वो टूट जाती है और टूटने के बाद वो पानी या जैविक क्रियाओं के कारण बह के क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। इसको कहते हैं अपन अपक्षय क्रिया। कौन सी क्रिया, अपक्षय क्रिया। अब मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब मृदा निर्माण कौन कौन से कारकों से होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला है जनक सेल। जनक सेल के द्वारा मृदा का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। उसके बाद उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। उसके बाद नीचे की साइड में वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखो समय, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, समय। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मतलब जितना ज़्यादा समय होगा उतनी अच्छी मृदा की जो मोटाई है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो महत्वपूर्ण खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से मृदाओं का निम्नीकरण हो रहा है। बच्चों मानव के द्वारा और प्राकृतिक जो घटनाएं होती है उनके द्वारा मृदा का लगातार क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। तो मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक है वनोन्मूलन, उसके बाद अतिचारण, उसके बाद रासायनिक उर्वरक, उसके बाद कीटनाशक का अधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ आदि। अब बच्चों आगे देखो मृदा संरक्षण के उपाय कौन कौन से। तो मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है मल्च बनाना, उसके बाद वेदिका फार्म बनाना, उसके बाद समोच्च रेखीय जुताई करना, रक्षक मेखला लगाना, समोच्च रेखीय रोधिकाई बनाना और चट्टान बांध बनाना। मतलब मृदा को क्षरण होने से, मृदा निम्नीकरण होने से, मृदा को खराब होने से रोकने के ये प्रमुख उपाय है। अब आता है हमारा जल संसाधन। कौन सा संसाधन, जल संसाधन। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का कितना भाग, 3/4 भाग। मतलब 4 भागों में से 3 भाग में जल है और 1 भाग में क्या है बच्चों, स्थल भाग है। 3.5 अरब वर्ष पहले जीव का जन्म महासागरीय जल में ही हुआ था। मतलब सबसे पहले पृथ्वी पर जीव कहाँ पे आया, महासागरीय जल के अंदर आया। महासागरों का अधिकांश जल लवणीय है। अलवणीय जल केवल 2.7% ही है। इसका भी लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों व हिमानियों से ढका हुआ है। केवल 1% जल मानव उपयोग हेतु भौमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। बच्चों पृथ्वी पर या महासागरों में जितना भी जल है वो लवणीय जल है। हमारे उपयोग हेतु जल केवल 1% है और ये सबसे मूल्यवान है। जो अलवणीय जल है वो मूल्यवान है, ये पीने योग्य जल है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या है, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, बढ़ता नगरीकरण है और बेहतर होता जीवन स्तर है।
जल उपलब्धता की समस्या का अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी हो रही है। इसलिए इस क्षीण होते जल संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। बच्चों, ये हमारा जो जल संसाधन है इसका अपन क्या है, यदि अधिक से अधिक दोहन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा पूरा का पूरा जल प्रदूषित हो जाएगा और पीने योग्य जल नहीं रहेगा। इसलिए हमारे को जल को बचाना है, जल संरक्षण करना है। उसके बाद आता है बच्चों प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जीवमंडल कहते हैं। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन कहाँ पाए जाते हैं? जीवमंडल में। और जीवमंडल में कौन आता है? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्थलमंडल जहाँ पे स्थल भाग है, जलमंडल जहाँ पे महासागरीय जल है या जल ही जहाँ पे जल है, उसके बाद वायुमंडल जहाँ पे हमारा वायुमंडल है, जहाँ पे सौरमंडल, समताप मंडल, आयनमंडल ये सभी होते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं? पाली तंत्र कहते हैं। मतलब जीवमंडल के अंतर्गत सभी जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और अपना साइकिल चलाते रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? पाली तंत्र कहते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं बच्चों? सभी प्रकार के जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। अब हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किस प्रकार से करें? वह हमारी संपदा है। मतलब प्राकृतिक वनस्पति हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। मतलब हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीवन है वो ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो क्या है नष्ट होने के कगार पर हैं। मतलब उनके ऊपर संकट मंडरा रहा है। जैसे आपने बच्चों देखा होगा आजकल गिद्ध आपको नजर नहीं आती क्योंकि एक संकटापन पड़ जाती है। ये क्या है? प्रदूषण के कारण लुप्त हो गए हैं। इसका प्रमुख कारण है वन उन्मूलन, मतलब वनों का काटना, मृदा मृदा का अपरदन होना, मृदा का खराब होना, निर्माण कार्य मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या है अपने रहने के लिए निवास जो अपन मकान बनाते हैं उसके कारण जितने भी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव होते हैं उनके घर उजड़ जाते हैं। दावानल का मतलब होता है बच्चों जंगल में आग लगने से क्या है जितने भी वहाँ पे पारित तंत्र होता है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है, जितने भी जीव जंतु होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दावानल भी इसका प्रमुख कारण है। और भूस्खलन मतलब जो पहाड़ी होती है उसके ऊपर से पूरे का पूरा जो मिट्टी होती है वो खिसक जाती है और वहाँ पे जितने भी वन्य जीव होते हैं वो मर जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। बच्चों, आप अपने जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीवन अभ्यारण्य है, जैवमंडल नीचे हैं और हमारे जितने भी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ये सरकार के द्वारा पहल की जाती है कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाए, जितनी भी संकटापन्न प्रजातियां हैं उनको वहाँ पर रखा जाए। हमें प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को नष्ट होने से बचाना होगा, नहीं तो हमारा पारितंत्रीय संतुलन बिगड़ जाएगा। तो बच्चों, आपको सबसे पहले हमारी प्राकृतिक वनस्पति को प्रदूषण से रोकना होगा, हमारी प्राकृतिक वनस्पति को बचाना होगा और जितने भी वन्य जीवन हैं उनसे आपको प्यार करना होगा, उनको बचाना होगा, तभी जाके हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा, हमारा पारितंत्र आराम से चलता रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप यहाँ पे ये इस लाल कलर का ये सब बटन दिखाई देगा, उसको क्या कर दे? सब्सक्राइब कर दे, उसको दबा के सब्सक्राइब करते, जिससे मेरी मेहनत फलीभूत हो जाएगी। तो बच्चों, हम आज की क्लास यहीं ख़त्म कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।